हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। आर्ट एंड कल्चर के वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद मौर्यन आर्किटेक्चर? मौर्यन आर्किटेक्चर के साथ कौन सा स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड है, किस तरह का स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड है? स्तूपाज एंड पिलर्स आर एसोसिएटेड विद मौर्यन आर्किटेक्चर। सो मौर्यन आर्किटेक्चर में स्तूपाज और पिलर्स एसोसिएटेड है। What are stupas? Stupas क्या होते हैं? Stupas are hemispherical mounds built on the relics of the Buddha and other saints associated with Buddhism. So stupas क्या है? Stupas are hemispherical mounds होते हैं built on the relics of the Buddha and other saints associated with Buddhism. When did the construction of stupas on a large scale begin? स्तूपास का कंस्ट्रक्शन लार्ज स्केल पे कब शुरू हुआ? द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास ऑन अ लार्ज स्केल बिगैन ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका द ग्रेट 268 से लेके 232 BC ऑफ द मौर्यन एम्पायर आफ्टर हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म। सो जब सम्राट अशोक ने बुद्धिज़्म में कन्वर्जन कर लिया, तब से जो स्तूपा का कंस्ट्रक्शन है काफ़ी बड़े तौर पे, काफ़ी लार्ज स्केल पे शुरुआत हुआ। तो ये हमारा भारत का इतिहास है। लोग सम्राट अशोक और बुद्धा को भुला दिए हैं, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी है। तो आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है सम्राट अशोक के योगदान को और गौतम बुद्ध के योगदान को और अपना जेन्युइन असली भारतीय इतिहास। सो व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास ऑन अ लार्ज स्केल बिगिन? द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास ऑन अ लार्ज स्केल बिगैन ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका द ग्रेट 268 से 232 BC ऑफ द मौर्यन एम्पायर आफ्टर हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म। तो इनका टाइम पीरियड 268 से 232 BC ऑफ द मौर्यन एम्पायर का, ये टाइम पीरियड में जब सम्राट अशोक ने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया, तो स्तूपास का कंस्ट्रक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पे हुआ। हाउ मेनी स्तूपास कंटेन्ड बुद्धाज क्रीमेटेड रिमेन्स बिफोर अशोकाज रूल? सो हाउ मेनी स्तूपाज कंटेन्ड, कितने स्तूपाज में बुद्धा का जो क्रीमेटेड रिमेन्स है अशोका के रूल से पहले कितने स्तूप में था? सो बिफोर अशोकाज रूल ओनली 8 और 10 स्तूपाज कंटेन्ड बुद्धाज क्रीमेटेड रिमेन्स। सो सम्राट अशोक के शासन से पहले जो स्तूपाज डेवलप हुए थे, कंस्ट्रक्ट हुए थे, सिर्फ 8 से 10 स्तूपाज में ही बुद्धा का क्रीमेटेड रिमेन्स था। What is the purpose of the अंडा in a स्तूप? सो अंडा का क्या पर्पस है? स्तूप में ये जो अंडा है उसका क्या पर्पस था? द अंडा इज द हेमीस्फेरिकल डोम कंस्ट्रक्टेड ऑन द बुद्धा रिलिक्स इन अ स्तूपा। सो ये जो अंडा है ना, ये एक्चुअली क्या शो करता है? बुद्धा रिलिक्स को शो करता है। हेमीस्फेरिकल जो डोम है ये बुद्धा के रिलिक्स को शो करता है स्तूपा में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हर्मिका? हर्मिका का क्या सिग्निफिकेंस है? तो यहाँ पे जैसे ये स्तूप है, तो स्तूप के कुछ पार्ट्स हैं, उनका नाम आप देखो। ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे आपको दिख रहा है चतरास, फिर नीचे में हर्मिका, इस साइड में ये वाला जो चीज़ है ये आपको यस्ती, ये जो हेमिस्फेरिकल डोम है ये अंडा। ओके, तो ये कुछ पार्ट्स हैं, उसमें से हर्मिका जो है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? स्तूपा अंडा का तो समझ में आ गया, ये बुद्धा रिलिक्स को सिग्निफाई करता है। और हर्मिका का सिग्निफिकेंस है, इट इज़ अ डेकोरेटिव स्क्वायर बालकोनी लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द अंडा इन अ स्तूपा। सो एक डेकोरेटिव स्क्वायर बालकोनी है ये, जो कि कहाँ पे बना गया है? अंडा के ऊपर में, एट द टॉप। एक स्तूप में, ये पूरे को स्तूप बोलेंगे, स्तूपा। और स्तूपा में ये वाला जो मेजॉरिटी पोर्शन है ये अंडा है, और अंडा के टॉप में हर्मिका आ जाएगा, हर्मिका के ऊपर में यस्ती और चतराज आ जाएंगे। व्हाट डज द चतरा इन अ स्तूपा रिप्रेजेंट? ये जो चतरा है ये एकदम टॉप वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द चतरा इन अ स्तूपा कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्टोन्स रिप्रेजेंटिंग द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो ये 3 स्टोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 3 पत्थर होते हैं, और तीनों पत्थर जो है वो बुद्धिज्म के 3 ज्वेल्स, 3 जो गहना है
उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है? बुद्धा, धम्म, संघ। बुद्धा, धम्म और संघ। 3 jewels of Buddhism are Buddha, Dhamma और Sangha. So what does the chatra in a stupa represent? The chatra in a stupa consists of 3 stones representing the 3 jewels of Buddhism. That is Buddha, Dhamma and Sangha. What is the Vedika in a relation to a stupa? What is the Vedika in relation to a stupa? The Vedika refers to the wooden or stone railing that encloses the entire स्तूप। ये जो वेदिका है ना, वेदिका मतलब ये जो पूरा कवरिंग है, ये वुडन का भी हो सकता है, ये स्टोन का भी हो सकता है। ये जो रेलिंग बनाया गया है चारों तरफ से, उसको बोलते हैं वेदिका। ओके, वेदिका है ये। सो दिस इज वेदिका। सो व्हाट इज वेदिका इन रिलेशन टू अ स्तूपा? द वेदिका refers to the wooden or stone railing that encloses the entire stupa. What are toranas in a stupa? टोरानाज क्या है? स्तूपा में जो टोरानाज है वो क्या है? सो टोरानाज आर सेरिमोनियल गेट्स अराउंड द स्तूपा दैट आर adorned with various designs and depict stories including the जातका स्टोरीज। तो जातक स्टोरीज हैं। तो जातक स्टोरीज को डिनोट करने के लिए यहाँ पे देखो दीवार में ये क्या है ना, गेट पे बनाया गया है, ये सारी डिज़ाइंस और डिपिक्ट किए गए सारी कहानियों को, जातक कहानियों को। तो वो तोरानाज क्या है? ये सेरेमोनियल गेट्स हैं, जो स्तूपा के अराउंड में जो सेरेमोनियल गेट्स होते हैं, और उस गेट में अलग अलग डिज़ाइंस में स्टोरीज़ को डिपिक्ट करने के लिए, कौन सी स्टोरीज़? जातक स्टोरीज़ को डिपिक्ट करने के लिए जो बनाए गए चीज़ें हैं वो सारी डिज़ाइंस हैं यहाँ पे, और इस सेरेमोनियल गेट्स का नाम है तोरानाज। ओके, सो व्हाट आर तोरानाज इन अ स्तूपा? तोरानाज आर सेरेमोनियल गेट्स around the stupa that are adorned with various designs and depict stories including the Jataka stories. What can be observed in the form of rock cut caves? क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग रॉक कट केव्स में से? क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? रॉक कट केव्स स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया बोले तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड सो ऑन। सो रॉक कट केव्स स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया showcase notable architectural works from various periods in the Indian history. So rock cut caves में क्या एक अलग सा नोटेबल आर्किटेक्चरल वर्क देखने के लिए मिलता है। काफ़ी खूबसूरत है ये। तो आर्किटेक्चरल वर्क्स देखने के लिए मिलता है रॉक कट केव्स। सो व्हाट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉक कट केव्स? रॉक कट केव्स स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया शोकेस नोटेबल आर्किटेक्चरल वर्क्स from various periods in the Indian history. What is the Medhi in relation to the stupa? मेधी यहाँ पे दिख रहा है, मेधी ये वाला, ये मेधी क्या है? The Medhi is the pedestrian path surrounding the stupas where the devotees can walk. Example include the Sanchi stupa and Sarnath stupa. तो आप जब उड़ीसा आओगे, उड़ीसा में धावली एक प्लेस है भुवनेश्वर में, तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो इस तरह का स्तूपा है, और यहाँ पे वॉक करने का मैंने एक रील भी बनाया था। रील मतलब एक वीडियो बनाया था यहाँ पे ये परिक्रमा करते हुए। तो जो जगह है ना जहाँ पे आप चारों तरफ घूमते हो गोल गोल, तो वो जो जगह है ना, पेडिस्ट्रियन पाथ है जहाँ पे डिवोटीज वॉक करते हैं, उसको बोला जाता है मेधी। ओके, तो स्तूपा में हम लोगों ने सीखा ये अंडा है, ये मेधी है, ये वेदिका है, ये चत्रा है, ये हर्मिका है। ओके, सो व्हाट इज मेधी इन रिलेशन टू स्तूपास? द मेधी इज द पेडेस्ट्रियन पाथ सराउंडिंग द स्तूपास वेयर डिवोटीज कैन वॉक। एग्जाम्पल इंक्लूड द सांची स्तूपा एंड सारनाथ स्तूपा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पिलर्स इंस्टॉल्ड बाय अशोका? अशोका पिलर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? द पिलर्स इंस्टॉल्ड बाय अशोका थ्रू आउट हिज एम्पायर सर्व एज सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस, as they bear inscriptions of the message of Dhamma and mention the duties of society members. The pillars also played a role in establishing the Ashokan Empire as a constitutional state. Okay, so the pillars installed by the Ashoka throughout his empire serve as significant historical sources as they bear inscriptions of the message of Dhamma
and mention the duties of the society members. The pillars also played a role in establishing the Ashokan Empire as a constitutional state. तो भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है. उससे पहले सम्राट अशोक के टाइम में भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट हुआ करता था. वो कैसे पता चलता है हमें? अशोकन पिलर्स से. तो सम्राट अशोक बहुत समझदार राजा थे. उनको पता था कि आने वाले समय में कुछ धूर्त लोग उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश करेंगे. तो यदि अगर मान लो कोई लिटरेचर है तो ऑब्वियसली लिटरेचर को तो जला सकते हैं, लेकिन किताबें हैं अगर उसको तो जला सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया, मतलब पत्थर में गुदवा दिया, पिलर्स बनवा दिए, स्तूप्स बनवा दिए. अब मिटाओ जितना मिटाना है. तो कहीं पे भी आप खुदाई करोगे, भारत में कहीं पे भी खुदाई होती है, बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं. तो अब सच्चाई, जो रियल भारत की सच्चाई है, वो ऑटोमेटिकली कब तक छुपा के रखेंगे? छुपा के नहीं रह सकते ना. सच को एक दिन बाहर आना ही पड़ता है. तो इसीलिए ये जो पिलर्स हैं ना, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कि हमें हिस्टोरिकल सोर्सेस पता चलता है, और बुद्धा का जो धम्मा था, उनका जो मैसेज है वो शो करने के लिए मिलता है. साथ ही साथ सोसाइटी में सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, वो भी अशोकन पिलर्स सिग्निफाई करता है. और ये भी बताता है कि अशोका के टाइम पे अशोकन एम्पायर में भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट हुआ करता था. व्हाट आर द 4 पार्ट्स ऑफ अशोकन पिलर? अशोकन पिलर के 4 पार्ट्स क्या हैं? द 4 पार्ट्स ऑफ अशोकन पिलर आर द शाफ्ट, या जो शाफ्ट दिख रहा है, द मोनोलिथिक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द बेस. सो ये जो दिख रहा है आपको शाफ्ट, पहला पार्ट ये हो गया, ओके, जो कि बेस फॉर्म करता है. दूसरा द कैपिटल. कैपिटल मतलब बेल शेप्ड लोटस, बेल शेप्ड लोटस शेप, मतलब ये जो बेल घंटी जैसा है, लोटस शेप का जो है उसको बोलते हैं कैपिटल. द अबैकस, द रेक्टेंगुलर और सर्कुलर बेस डिपिक्टिंग एनिमल्स एंड सिंबल्स, एंड द एनिमल फिगर ऑन टॉप सच एज लायन इन सारनाथ और बुल इन रामपूर्वा. तो 4 है. एक तो ये शाफ्ट हो गया बॉटम वाला, जो कि एक बेस फॉर्म कर रहा है, एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है. दूसरा कैपिटल, शाफ्ट, कैपिटल, अबैकस, एनिमल फिगर. ओके, शाफ्ट, कैपिटल, अबैकस, एनिमल फिगर. शाफ्ट, कैपिटल, अबैकस और एनिमल फिगर. सबसे नीचे शाफ्ट जो कि बेस फॉर्म करता है, उसके ऊपर लोटस के शेप में या घंटी के शेप में आपको ये दिख रहा होगा, जिसको बोलते हैं कैपिटल. उसके ऊपर में कुछ रेक्टेंगुलर या सर्कुलर बेस जो कि एनिमल्स और सिंबल्स को डिनोट करते हैं, या चक्र है, धम्मा चक्र, बुल्स है, ठीक है. और उसके ऊपर में 4 लाइन्स होते हैं, 1 2 3 जो दिखता है, और चौथा जो पीछे साइड का है, ठीक है. एंड द एनिमल फिगर ऑन टॉप सच एज लायन इन सारनाथ और अ बुल इन रामपूर्वा. सो सारनाथ के अशोकन पिलर में लायन है और रामपूर्वा के अशोकन पिलर में बुल है. ओके, तो ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, तो ध्यान रखो. सो व्हाट आर 4 पार्ट्स ऑफ अशोकन पिलर? द 4 पार्ट्स ऑफ एन अशोकन पिलर आर द शाफ्ट, monolithic structure forming the base, the capital, bell-shaped, lotus-shaped, the abacus, rectangular or circular base depicting animals and symbols, and the animal figure on top, such as a lion in Sarnath or bull in Rampurva. What is the significance of Sarnath pillar? Sarnath pillar का significance क्या है? The Sarnath pillar was erected by Ashoka to commemorate the first sermon by the Buddha at सारनाथ. सो गौतम बुद्ध का फर्स्ट सरमन हुआ था सारनाथ में, तो उनको कमीमोरेट करने के लिए सम्राट अशोक ने सारनाथ पिलर को इरेक्ट किया था. एंड इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलर एंड वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम. तो ये भारत का नेशनल एम्बलम है. देखने में कितना रॉयल और कितना खूबसूरत लगता है. जब आपका सिलेक्शन होगा, कोई सरकारी नौकरी मिलेगी आपको, तो राष्ट्रपति के, मतलब ऑब्वियसली आईएएस की जॉब जब मिलेगी, जो यूपीएससी का जब सिलेक्शन हो जाएगा, तो राष्ट्रपति के गेजेटेड आप ऑफिसर हो जाओगे. और फिर कोई भी आप देखते हो नोटिफिकेशन वगैरह रहता है, तो भारत सरकार लिखा रहता है और ये वाला एम्बलम रहता है. तो कितना खूबसूरत और कितना रॉयल है, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा दिया गया है हमें. और भारत के संविधान ने इसको नेशनल एम्बलम की तरह अडॉप्ट किया. So what is the significance of Sarnath pillar? Sarnath pillar was erected by Ashoka to commemorate the first sermon by the Buddha at Sarnath, and it is considered the most significant pillar and was adopted as the national emblem. What are the features of Sarnath pillar? Sarnath pillar के features बताइए.
द सारनाथ पिलर कंसिस्ट्स ऑफ अ टॉल एंड फ्रैगमेंटेड सैंडस्टोन शाफ्ट, एक शाफ्ट है। दूसरा, द लोटस फ्लावर बेस सिंबलाइजिंग द बुद्धिज्म, ये जो लोटस फ्लावर बेस है ये बुद्धिज्म का सिंबल है, ठीक है। कुछ लोग लोटस को कुछ और ही समझते हैं। लोटस इज द सिंबल ऑफ एक्चुअली बुद्धिज्म, ये भारत का इतिहास बताता है हमें। ए सर्कुलर अबैकस विथ 4 एनिमल्स रिप्रेजेंटिंग द कार्डिनल डायरेक्शंस, 4 एनिमल्स रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शंस में। एक सर्कुलर अबैकस होता है इसमें, जिसमें 4 एनिमल्स होते हैं जो कि कार्डिनल डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द कार्व्ड इमेजेस ऑफ 4 लाइन्स इन ईच डायरेक्शन, एंड कार्व्ड इमेजेस ऑफ 4 लाइन्स इन ईच डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कार्डिनल डायरेक्शंस हैं ये, तो ये 4 डायरेक्शंस, 4 दिशाओं को ये शो करता है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सारनाथ पिलर? द सारनाथ पिलर कंसिस्ट ऑफ अ टॉल एंड फ्रैगमेंटेड सैंडस्टोन शाफ्ट, सैंडस्टोन का बना है। लोटस फ्लावर बेस symbolizing Buddhism, a circular abacus with 4 animals representing the cardinal directions, and the carved images of 4 lions in each direction. What are some notable rock cut caves from the Mauryan period? Mauryan period के समय में कुछ notable rock cut caves के नाम बताइए। Sudama and Lomas Nishi caves are the Barabar and Nagarjuna hills near Gaya in Bihar are the notable rock cut caves from the Mauryan period. Sudama and Lomas Nishi caves at the Barabar and Nagarjuna hills near Gaya in Bihar are the notable rock cut caves from the Mauryan period में। So Mauryan period जब भी होगा ना तो समझ लेना मगध, और मगध में ज़्यादा चीज़ें होंगी क्योंकि मगध मौर्यन सम्राट में, मतलब मौर्य साम्राज्य की मगध राजधानी हुआ करती थी। और मगध मतलब बिहार और ये बंगाल उड़ीसा, इस ये वाला एरिया। और वहाँ पे एक गया है, बिहार में एक जगह है गया, एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे नागार्जुना हिल्स हैं, बराबर और नागार्जुना हिल्स हैं, वहाँ पे सुदामा और लोमस निशी केव्स मिलते हैं। सो वो जो केव्स हैं आपको रॉक कट केव्स, वो मौर्यन पीरियड के हैं। सो व्हाट आर सम नोटेबल रॉक कट केव्स फ्रॉम द मौर्यन पीरियड? सुदामा एंड लोमस निशी केव्स एट द बराबर एंड नागार्जुना हिल्स नियर गया इन बिहार are the notable rock cut caves from the Mauryan period. Which dynasties and invaders were prominent during the post-Mauryan period? मौर्य काल खत्म हो जाने के बाद कौन सी डायनेस्टीज और इन्वेडर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए? द पोस्ट मौर्यन पीरियड सॉ द एमर्जेंस ऑफ डायनेस्टीज लाइक शुंगास, कानवास, छेदी, सातवाहन्स एंड इश्वाकुस, as well as the arrival of invaders such as Indo-Greeks, Shakas, Parthians and Kushans। ये सारी चीज़ें पे मूवी बनती नहीं है, जो कि बॉलीवुड को एक्चुअली ध्यान देना चाहिए। सिर्फ मतलब जो क्या बोलते हैं ना, शुरू से आते हैं उसी के बारे में कुछ कुछ बनाते रहते हैं, आल-बाल मूवी बनाते हैं। कितना गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा भारत का। एक एक डायनेस्टी पे मूवी अगर बना देंगे कितना बन जाएगा, मतलब वेब सीरीज़ भी बन सकता है। और इस तरह से वेब सीरीज़ अगर बनेगी तो कितना बेनिफिट हो जाएगा जो एक्चुअली कैंडिडेट्स हैं जो पढ़ते हैं, तो उनके लिए मेमोराइज करना कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बात पहुंचाइए और वेब सीरीज़ वालों को और मूवी मेकर्स को आप थोड़ा सा बताइए कि भारत के इतिहास पे मूवी बनाया जाए और काफ़ी डिटेल्ड वे में बनाया जाए, सारे कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। सो विच डायनेस्टीज एंड इन्वेडर्स वे प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कौन कौन सी डायनेस्टीज एमर्ज हुई? शुंगा डायनेस्टी, कानवास डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी और इश्वाकुस डायनेस्टी। ये सारी डायनेस्टीज प्रोमिनेंट हो गई। साथ ही साथ कौन कौन से इन्वेडर्स मतलब बाहर से कौन कौन आना शुरू हो गए? इंडो ग्रीक्स, शाकाज, पर्थियान्स, कुशानाज। इंडो ग्रीक्स, शाकाज, Parthians and Kushanas. So which dynasties and invaders were prominent during the post-Mauryan period? The post-Mauryan period saw the emergence of dynasties like Shungas, Kanvas, Chedi, Satvahans and Ishwakas, as well as the arrival of the invaders such as the Indo-Greeks, Shakas, Parthians and Kushanas. What are the 3 leading schools of sculpture during the post-Mauryan period? 3 leading schools of sculptures के नाम बताइए जो post-Mauryan period में हुए थे। द 3 leading schools of sculpture during the post-Mauryan period are Gandhara, Mathura
and Amravati, which greatly influenced the Indian art and culture history. तो तीन पॉपुलर नेम्स हैं, तीन स्कल्पचर लीडिंग स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स हैं, उनका नाम याद रखना, गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती. गांधारा, मथुरा और अमरावती. So what are the three leading schools of sculpture during the post-Mauryan period? Post-Mauryan period के बाद तीन leading schools of sculpture के नाम बताइए. गांधारा स्कूल और मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल. हाउ मेनी केव्स आर देयर इन एलोरा? एलोरा में कितने केव्स हैं? 34 केव्स हैं. देयर आर 34 केव्स इन एलोरा. हाउ मेनी केव्स आर देयर इन एलोरा? 34 केव्स इन एलोरा. What were the features of Chaityas? Chaityas had rectangular pillared halls. Rectangular pillared halls मतलब ये जो पिलर था ना वो रेक्टेंगुलर पिलर्स थे. ठीक है, मतलब एक्चुअली पिलर्स का हम लोग समझते हैं गोल गोल, लेकिन ये रेक्टेंगुलर पिलर हॉल्स थे. पॉलिश्ड इंटीरियर वॉल्स, जो अंदर का वॉल्स था वो पॉलिश किया हुआ था. सेमी सर्कुलर एंड्स ऑफन विथ अ स्तूपा, मतलब ये जो एंड्स हैं सेमी सर्कुलर, देखो यहाँ पे सेमी सर्कुलर एंड्स विथ अ स्तूप. सेमी सर्कुलर रूफ्स, मतलब एंड्स जो हैं वो भी सेमी सर्कुलर होते थे और रूफ्स जो है वो भी सेमी सर्कुलर होते थे. और हॉर्स शू शेप्ड विंडोज, हॉर्स शू शेप्ड विंडोज होते थे. रॉक कट चैत्याज इन द महाराष्ट्र फीचर्ड ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ चैत्याज? चैत्याज के कुछ फीचर्स हैं जैसे रेक्टेंगुलर पिलर्ड हॉल्स, पॉलिश्ड इंटीरियर वॉल्स, सेमी सर्कुलर एंड्स ऑफन विथ अ स्तूपा, सेमी सर्कुलर रूफ्स, हॉर्स शू शेप्ड विंडोज एंड रॉक कट चैत्याज इन महाराष्ट्र फीचर्ड ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स. What were the features of viharas? Viharas के features क्या हैं? Viharas were monasteries where monks lived. विहारा जैसे बौद्ध विहार, तो विहार एक्चुअली क्या है ना, बिहार वर्ड कहाँ से बना है? बिहार वर्ड बना है विहार से. तो विहार का मतलब होता है एक ऐसा मोनास्ट्रीज जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे और वो रॉक्स को काट काट के गुफा बनाया जाता था, केव स्ट्रक्चर्स. So viharas were monasteries where monks lived, carved out of rocks as cave structures. They had common features like a veranda, जो हम लोग घर में बनाते हैं ना, बरांडा जो बोलते हैं घर का बरांडा, वो है veranda, a hall and cells along the pathways. Okay, they were simple, regular, square halls surrounded by open cells accessible through an entrance porch. Viharas were monasteries where monks lived, carved out of rocks as cave structures. They had common features like a veranda, a hall, and cells along the pathways. They were simple, regular, square halls surrounded by open cells accessible through an entrance porch. Where are the Ajanta caves located? Ajanta caves कहाँ पे है? Ajanta caves are located in the Western Ghats, Sahyadris, on the river Vaghoda in औरंगाबाद, महाराष्ट्र. सो आप महाराष्ट्र जाओ, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जाइए, औरंगाबाद में वघोड़ा रिवर के पास जाइए वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ पे सह्याद्रीज, वहाँ पे आपको अजंता केव्स मिलेंगे. सो वेयर आर अजंता केव्स लोकेटेड? द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स, सह्याद्रीज, ऑन द रिवर वघोड़ा इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र. How many caves are there in Ajanta and what are their types? अजंता केव्स में कितने केव्स हैं? अजंता में कितने केव्स हैं और उनके टाइप्स क्या हैं? There are 29 caves in Ajanta and 25 being viharas, that is residential caves, and 4 being chaityas, मतलब prayer halls. तो विहारास क्या है? रेसिडेंशियल है, रहने की जगह. चैत्याज क्या है? प्रेयर हॉल्स हैं. ओके, और कितने केव्स हैं अजंता में? 29 केव्स हैं. एलोरा में कितने केव्स थे? 34 केव्स थे. सो देयर आर 29 केव्स इन अजंता एंड 34 केव्स इन एलोरा. अजंता में जो 29 केव्स हैं उसमें से 25 केव्स विहाराज हैं जो कि रेसिडेंशियल केव्स हैं, और 4 केव्स जो हैं वो चैत्याज हैं, दैट इज प्रेयर हॉल्स. What is notable about the Ajanta caves interior decoration?
अजंता केव्स का जो अंदर का डेकोरेशन में क्या नोटिस करने वाली चीज़ है? द अजंता केव्स आर वेल डेकोरेटेड इनसाइड विथ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स एंड द वॉल पेंटिंग्स वर क्रिएटेड यूजिंग द फ्रेस्को टेक्निक। अंदर में जब अजंता केव्स के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स बने हुए हैं केव के अंदर में, और जो पेंटिंग्स हैं वो कौन से टेक्निक से बनाए गए हैं? फ्रेस्को टेक्निक से, FRESCO, fresco technique. So what is notable about the Ajanta caves interior decoration? The Ajanta caves were well decorated inside with sculptures and paintings, and the wall paintings were created using the fresco technique. Where are the Ellora caves located? Ellora caves कहाँ है? अब जैसे हम लोग नाम पढ़ते हैं ना अजंता एलोरा, तो ऑब्वियसली आसपास में ही होगा, है कि नहीं? So Ellora caves are located in the Aurangabad district of Maharashtra, approximately 100 kilometers from the Ajanta caves. तो अजंता केव्स और एलोरा केव्स के बीच की जो दूरी है वो करीबन 100 किलोमीटर की दूरी है, और दोनों ही औरंगाबाद में ही आते हैं, दैट इज द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो दोनों ही केव्स कहाँ मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र में मिलेंगे। और एलोरा केव्स में कितने केव्स हैं? 34 केव्स। अजंता केव्स में कितने केव्स हैं? 29 केव्स, जिसमें से 25 रेसिडेंशियल है और 4 प्रेयर हॉल्स हैं, दैट इज विहारास हैं। और एलोरा और अजंता के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर्स। व्हेन वेयर द एलोरा केव्स कार्व्ड आउट? एलोरा केव्स कब बनाए गए, कब कार्व आउट किए गए? 5th and 11th सेंचुरीज। 5th सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरीज के बीच में, मतलब 400 समथिंग से लेके 1000 समथिंग के बीच में ये एलोरा केव्स को कार्व आउट किया गया है। What are the 3 main influences seen in the Ellora caves? The Ellora caves have Brahmanical, Buddhist and Jain influences. So Ellora caves में आपको क्या क्या मिलता है? Brahmanical influence मिलता है, Buddhist influence मिलता है और Jain influence मिलता है। So the Ellora caves have Brahmanical, Buddhist and Jain influences. What are the 3 main influences seen in the Ellora caves? एलोरा केव्स में 3 इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं, ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, जैन इन्फ्लुएंस। व्हाट टाइप्स ऑफ केव्स आर फाउंड इन एलोरा? एलोरा में किस तरह के केव्स फाइंड होते हैं? देयर आर सिंगल, डबल एंड ट्रिपल स्टोरी केव्स इन एलोरा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंगल स्टोरीड, डबल स्टोरीड, ट्रिपल स्टोरीड केव्स इन एलोरा, एंड द बुद्धिस्ट केव्स आर लार्जर इन साइज। और जो बुद्धिस्ट केव्स हैं वो बड़े हैं। सो एलोरा केव्स में 3 तरह के इन्फ्लुएंस आपको दिखते हैं, ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस भी दिखेगा, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी दिखेगा और जैन इन्फ्लुएंस भी दिखेगा, ठीक है ना। उसमें से जो एलोरा का जो मतलब स्टोरीज का अगर हम बात करें तो सिंगल, डबल और ट्रिपल स्टोरी केव्स मिलते हैं, और जो बुद्धिस्ट केव्स हैं वो बड़े साइज हैं। व्हाट इज नोटेबल अबाउट द टेम्पल केव्स इन एलोरा? एलोरा केव्स में टेम्पल जो केव्स है, एलोरा में जो टेम्पल केव्स है उसके बारे में क्या नोटिस करने वाली बात है? सो मोस्ट टेम्पल्स इन एलोरा हैड कोर्ट यार्ड्स बिकॉज दे वेर कार्व्ड ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ द क्लिफ। सो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पल में है ना, क्या है ना, कोर्ट यार्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन से साइड में कार्व आउट किए गए हैं? स्लोपिंग साइड ऑफ क्लिफ का स्लोपिंग साइड में, ढलान के साइड में ये कार्व आउट हुए हैं, इसीलिए इनके जो आपका मोस्ट टेम्पल्स जो एलोरा है वहाँ पे कोर्ट यार्ड्स मिलते हैं। So what is notable about the temple caves in Ellora? Most temples in Ellora had courtyards. ज़्यादा से ज़्यादा temples में courtyards थे। क्यों? क्योंकि वो sloping side में carve out किए गए थे। So what is notable about the temple caves in Ellora? Most temples in Ellora had courtyards because they were carved out on the sloping side of the cliff. Where are the Elephanta caves located? Elephanta caves कहाँ पे है? Elephanta caves are located on the Elephanta Island in the Mumbai Harbor, महाराष्ट्र। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा क्या है? एक आइलैंड है जो कि मुंबई हार्बर में है, महाराष्ट्र में। सो महाराष्ट्र में आप जाओ, वहाँ पे मुंबई हार्बर में जाओ, वहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है एलिफेंटा आइलैंड, और उस एलिफेंटा आइलैंड पे कौन से केव्स बने हैं? एलिफेंटा केव्स बने हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।